Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Shop by Nitesh. In this video we have Anand. आनंद रिसेंटली जो है 4 कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, CL, कॉग्निजेंट, TCS और DXC। तो जानेंगे सारी प्रोसेस के बारे में, कैसे इन्होंने अप्लाई किया और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। सो ओवर टू यू आनंद, फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दी होल प्रोसेस अबाउट दिस कंपनी। या Hello everyone, I am Anand Leharia. I am in final year student of Computer Science Engineering. I am studying in Technocrats Institute of Technology, Bhopal, Madhya Pradesh, and I am currently in my 8th semester or final semester, and I am on currently doing my internship in HCL, which is designated as academic trainee. And I have applied for many companies throughout this whole year, and fortunately I got 4. So I am here to share my experience, so many can get it work, or I hope it will help many students. सो ओके, तो आनंद पहले कॉग्निजेंट के प्रोसेस के बारे में बताइए, आपने कैसे अप्लाई करा और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कॉग्निजेंट एक जो थी वो हमारे कॉलेज में आने वाली शुरू की 3-4 कंपनियों में से एक थी। तो इसने वैसे जो कॉग्निजेंट जो रेगुलर आती है जेंसी और जेंसी नेक्स्ट और जेंसी एलिवेट के लिए, ये वो वाला नहीं था। जेंसी जो कॉग्निजेंट है वो अलग से एक डिजिटल नर्चर करके एक उसका प्रोग्राम होता है। तो ये उसके थ्रू हायर करने आई थी। तो डिजिटल नर्चर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि जेंसी नेक्स्ट के लिए सेलेक्ट करता है स्टूडेंट्स को। तो एक प्रकार से जेंसी नेक्स्ट के लिए प्रोसेस थी। तो इसका क्राइटेरिया था कि आपके 70% थ्रू आउट होने चाहिए, 10th 12th और आपके जो ग्रेजुएशन का CGPA चल रहा है वो, तो आपका तीनों मिला के थ्रू आउट 70% के अबव होना चाहिए। तो बहुत से लोग वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गए थे। फिर भी 300 से 350 लोग थे हम लोग जो कि एग्ज़ाम में बैठे थे उसके। फिर क्योंकि इसने पहला प्रोसेस जो किया था वो रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट का था, तो बहुत लगभग 350-400 लोग में से इसने रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट के बेस में ही बहुत लोगों को निकाल दिया था। तो 350-400 में से सिर्फ 70-80 लोग बचे थे रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट के बाद। फिर उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम लिया था, क्योंकि ये जो प्रोफाइल थी वो 2 प्रोफाइल थी। प्रोफाइल तो फुल स्टैक डेवलपर की थी, बट उसमें 2 टेक्नोलॉजी थी, एक जावा डेवलपर की और एक जो थी वो .NET की थी। तो अपने हिसाब से विलिंगली उसको सेलेक्ट कर सकते थे अपन। तो मैंने क्योंकि जावा किया था सिलेक्ट, तो उसके लिए जो फुल स्टैक डेवलपर का जो एग्ज़ाम था तो वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि फुल स्टैक में सब कुछ किया जाता है, HTML CSS फ्रंट एंड वाला और डेटाबेस और जो अपना बैकएंड का होता है। तो एग्ज़ाम टफ था थोड़ा। बाकी उस पर वही जो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आए थे कोडिंग के। फर्स्ट जो उसका सेक्शन था वो कि मीडियम लेवल के थे, ना ज़्यादा इजी थे ना हार्ड थे। तो उस पर बाउंडेशन था, या तो जावा में या तो C++ में कोड कर सकते थे, पाइथन ऑप्शन नहीं था। तो मेरी डोमेन लैंग्वेज क्योंकि पाइथन है तो और C++ थोड़ा बहुत आती है मेरे से, तो मैंने C++ में कोड किया था उसको। तो फॉर्चुनेटली मेरे से बन गए थे दोनों क्वेश्चन। एंड उसके बाद जो फ्रंट एंड का आया था उसमें HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का। तो जावा स्क्रिप्ट क्योंकि मेरे से नहीं आती है, तो उसमें HTML CSS का जो एक फॉर्म बना के उन्होंने दिया हुआ था, तो उस पर जावा स्क्रिप्ट अपन को अप्लाई करके और उसको वर्किंग बनाना था, रिस्पॉन्सिव बनाना था। तो आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, सो मेरे से वो क्वेश्चन बना नहीं था। तो मैंने स्किप कर दिया था। फिर उसके बाद डेटाबेस था उसमें, तो डेटाबेस के MCQs थे और एक उस पर क्वेरी का क्वेश्चन था। तो क्वेरी SQL आती थी मेरे से थोड़ा बहुत, तो वो सही था, मेरे से बन गया था SQL का क्वेश्चन। फिर उसके बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट के 20 MCQs आए थे। तो टाइम काफ़ी कम था, सो जैसा जल्दी हो पाया मेरे से, तो मैं अपने हिसाब से नॉलेज से जितना मेरे समझ में आ पाया तो उसके हिसाब से मैंने किया था। फिर भी पॉसिबली ट्राई किया था मैंने कि मोस्ट प्रोबेबली सब सही हो, और जितना टाइम ले सकता था मैं मिनिमम उतना लेके उसको सॉल्व किया। एंड उसके कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आया था। सो हम लोग 70 में से
कुछ 25 या 26 लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे उसमें। ओके। तो उसमें उन्होंने पहले क्या हुआ था बता दिया गया था कि अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे तो उस पे जो उसका पैकेज उन्होंने बताया था वो 6.75 था। ओके। तो 6 के ऊपर था। तो इट वाज गुड एक्चुअली एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस फेज। सो आई वेंट थ्रू दिस एंड उन्होंने बता दिया था कि अगर आप अच्छा नहीं कर पाओगे तो आपको डिग्रेड कर दिया जाएगा। ओके। तो 6.75 के बाद आपको जो डेजिग्नेशन है जेंसी नेक्स्ट, तो जेंसी नेक्स्ट के बाद जेंसी दे देंगे। तो मैंने बेस्ट ट्राई किया था अपना जिससे मतलब डिग्रेड ना होना पड़े। ओके। तो जब रिजल्ट आया था तो आई वॉज सिलेक्टेड इन सेकेंड राउंड ऑफ दैट एग्ज़ाम। फिर उसके बाद उन्होंने एक हम लोग को मॉड्यूल्स दिए थे कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअली वो उडिमी के थे। उडिमी जो प्लेटफॉर्म है ओके। उसके उन्होंने 4 या 5 मॉड्यूल्स दिए थे लाइक स्प्रिंग और मैविन, मतलब जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी उनका नॉलेज था। तो उसके उन्होंने मॉड्यूल दिए थे, वो हम लोग को कंप्लीट करने थे। ओके। तो हम लोग को 1 महीने का टाइम मिला था। तो 1 महीने के अंदर मैंने सारे वो मॉड्यूल्स कंप्लीट किए और उसके बाद फिर उन्होंने उस चीज़ के लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया। तो इंटरव्यू भी इसके 2 राउंड में थे। पहला था टेक्निकल राउंड, दूसरा 4 राउंड था। ओके। तो एज आई टोल्ड बिफोर दैट माय डोमेन लैंग्वेज वाज पाइथन। तो जावा का उतना मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं क्योंकि मैंने जावा की हुई नहीं थी। तो और जो प्रोफाइल थी वो जावा फुल स्टैक डेवलपर की थी। ओके। तो मेरे से जितना ट्राई हो पाया मैंने जावा की तैयारी कर ली थी थोड़ा बहुत। तो जब टेक्निकल इंटरव्यू का शेड्यूल किया उन्होंने, टाइम आया, तो उस टाइम मैं ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया था क्योंकि वो जावा के क्वेश्चन पूछ रहे थे और जावा मेरी डोमेन लैंग्वेज थी नहीं। तो फिर भी मैंने उनसे बताया था तो उनने मतलब मुझे साफ समझ में आता उनको इंटरेस्ट नहीं था उतना क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं थी जावा और उनको चाहिए था जावा वाला बंदा कोई। तो मैंने फिर भी जावा को छोड़ के बाकी में अच्छा किया था। उसमें डेटाबेस के क्वेश्चन पूछे थे, कोड करवाया था और फिर उन्होंने पाइथन के भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से। तो जावा के छोड़ के बाकी सब बन गए थे मेरे से। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया टेक्निकल इंटरव्यू का तो आई वाज सेलेक्टेड इन टेक्निकल इंटरव्यू एंड वी आर अप्रॉक्स 19 स्टूडेंट्स who were cleared that technical round and we appeared then in HR round. Okay. So in HR round as well they asked about normally HR questions about companies, about our behavior, about situation based. So I performed well how much I can as possible. उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे डिग्रेड कर दिया गया था। Okay. उसमें हम लोग लगभग 19 लोग फाइनली 17-18 लोग फाइनली सेलेक्ट हुए थे। Okay. आउट ऑफ 22 we were 19 selected for final cognizant. So out of which the 6 students was selected for Gen-C next role, Okay. which was packaged at 6.75 LPA, Okay. and the rest of the students were degraded for to Gen-C role, which was for 4 LPA. Okay. So some disappointment was there for degradation, but it was first company it was among that 2-3 started companies which was there in our campus. So however I was happy that I have cleared first company. It was my first company, so happiness obviously was there. Yeah. But I stayed with there, but and they said in orientation program that they will start the internship at January. But till now we didn't received any communication from them, but they told us to start it at Feb or March. Okay. So आनंद ने आपने मतलब कि आपका प्रोसेस कितने महीने चला था पूरा जेंसी नेक्स्ट का? Cognizant was taking it long because from the applying and till the final interview result it takes over 4 months approx. Okay. Because they gave us the time for completing the module of 1 month, so it takes much long, over 4 months. Okay.
सो आनंद, आपने मेंशन किया कि जेंसी नेक्स्ट में आपको एक ही पैकेज जो भी प्रोफाइल आई थी उसमें 6.75 का पैकेज मिलेगा, बट आपको ये पता था कि आपको जेंसी की भी प्रोफाइल मिलेगी? एक्चुअली नॉट, उन्होंने बस इतना बताया था कि अगर आप जेंसी नेक्स्ट वाली जो प्रोफाइल है उस पर अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको डिग्रेड कर दिया जाएगा। ओके। बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि जेंसी में डाल देंगे, बिकॉज जेंसी नेक्स्ट इज हाईएस्ट लेवल प्रोग्राम ऑफ कॉग्निजेंट फॉर फ्रेशर्स, यस। while Gen Z is lowest level program. So we didn't expect that much. हमने सोचा था कि अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो जो Gen Z नेक्स्ट के नीचे होता है उनका Gen Z Pro which was packaged at 5.5, Yeah. तो हमने सोचा था उस पर डिग्रेड करेंगे, बट उन्होंने बहुत लोवेस्ट कर दिया था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके। बट तो खैर मुझे उतना रिग्रेट इसलिए नहीं था क्योंकि जावा मेरे से आती नहीं थी, उतना नॉलेज था नहीं मुझे जावा में, ओके। तो इसलिए उतना डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं था। बट आई वाज हैप्पी कि फर्स्ट कंपनी थी वो मेरी। ओके। सो आनंद, थोड़ा सा इसके प्रोसेस के बारे में बताइए। अगर कोई फ्रेशर अपीयर होने जा रहा है जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए, तो कैसे इसको प्रिपेयर करे, कैसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हर चीजों को जो है रेडी करे? It was Gen Z Next always takes full stack developer. ओके। So if you want to go with a full stack development, it will be good for Gen Z Next profile. They gives us two options. One is .NET and one is Java. So I think Java is most commonly language which used by freshers. So अगर आपको Gen Z Next के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको डेटाबेस, फ्रंट एंड पार्ट जो कि HTML से जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं, Yeah. और बैकएंड के लिए अगर आपकी जावा है तो बेस्ट है, क्योंकि वो जावा वालों को ही प्रेफर करते हैं। और ये हम लोग को जो इसकी प्रोसेस के बारे में हम लोग कॉलेज की तरफ से ही कम्युनिकेट किया गया था, उन्होंने ही लिंक भेजी थी, अप्लाई करने के लिए बोला गया था। ओके। और अगर आप अपने जो CGPA है आपका उसको आप 7Q का मेंटेन करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 7 उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, 7 CGPA। ओके। सो ये प्रोसेस रहा कॉग्निजेंट का। कांग्रेचुलेशन फॉर द क्रैकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो आनंद, थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे, जो कि आपने क्रैक करी हुई DXC। तो थोड़ा DXC के बारे में बताइए, आपने कैसे अप्लाई किया, आफ्टर दैट कैसे आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया? DXC was coming at 4.20 LPA. So क्योंकि एक कंपनी थी मेरे पास, बट मैं चाहता था कि क्योंकि हम टाइम देख रहे हैं, आज का रिसेशन चल रहा है, बैकअप। तो मैं चाहता था कि एटलीस्ट 2 से 3 कंपनीज हो हाथ में, ओके। थोड़ा सा फील होगा। तो मैंने DXC के लिए अप्लाई किया था, और जब मैंने वो हम लोग को कॉलेज की तरफ से ही लिंक भेजी गई थी, तो मैंने उसका फॉर्म फिल किया। उसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम जो शेड्यूल हुआ था वो उसमें एप्टीट्यूड, वर्बल और जो रीजनिंग आता है वो आया था। फिर उसके बाद उस पर जो कोड्स आते हैं, ओके। सूडो कोड्स, वो आए थे, और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक वाले भी कोड थे। हाँ। सो उस पर जो एप्टी, रीजनिंग और वर्बल थी वो लगभग मीडियम लेवल की थी, मॉडरेट लेवल की, उतनी हाई भी नहीं थी उतनी लो भी नहीं थी। ओके। सूडो कोड भी अच्छे थे, मीडियम लेवल के थे, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के थ्रू कराया जाता है, ओके। तो उस लेवल के ही थे सूडो कोड्स भी। ओके। और जो ऑटोमेटा के क्वेश्चंस थे, दैट वाज रियली नाइस, एंड सम ऑफ देम वर रियली हाई लेवल। आई जितना मुझे याद है तो 5 या 6 ऑटोमेटा कोड आए थे। ऑटोमेटा कोड प्रोबेबली सब पूरा कोड लिखा हुआ होता है, डिबगिंग करना रहता है ना? हमको बस उस पे जो लॉजिक होता है, ओके। हाँ, सिर्फ लॉजिक उस पे ऐड करना होता है। ओके। तो वो 5 या 6 क्वेश्चंस आए थे हम लोग को, तो उसमें से 1-2 हाई लेवल के थे, बाकी सब मॉडरेट लेवल के थे। ओके। तो बट उसके लिए टाइम बहुत कम होता है, जितना मुझे याद है तो 5 या 6 मिनट मिलते एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको उसके बीच में पूरा क्वेश्चन पढ़ के और लॉजिक ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे जो मिस है, जो मिसिंग लाइन है, वहाँ पे क्या लॉजिक फिट होना चाहिए, ओके। तो आपको वो लॉजिक वहाँ पे लिखना होता है। तो इट वाज रियली नाइस एग्जाम, एंड आई वाज प्रोबेबली प्रिपेयरिंग फॉर दैट, सो
आई वेंट वेरी नाइसली विद द एग्ज़ाम ओके एंड जब रिज़ल्ट आया तो उसमें जितना मुझे याद है अबव 250 लोग सेलेक्ट हुए थे एग्ज़ाम में। तो उसमें उसका जो 80% था। ओके तो जब उसका रिज़ल्ट आया उसके बाद उनने इंटरव्यू शेड्यूल किया था। उस पे इंटरव्यू का एक ही राउंड था एंड टेक्निकल एचआर बोथ वर इन वन राउंड ओनली। सो जो इंटरव्यू हुआ था उस पे एक्चुअली इंटरव्यू वाज रियली नाइस, ओके क्योंकि बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन था। जो मैम आई थी मेरा इंटरव्यू लेने, जो इंटरव्यूअर थी मेरी, तो शी वाज एक्चुअली वेरी नाइस इन नेचर एंड it was really very fruitful discussion about background, about my technical skills and everything I told them in my introduction। and उन्होंने most probably रिज्यूमे से ही पूछा था, जो भी मैंने रिज्यूमे में लिख रखा था उससे ही उन्होंने पूछा था। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो भी रिज्यूमे में लिखा है अपन ने वो Okay. ज़रूर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी ये फील होता है कि अब हमने रिज्यूमे में ऐसा कुछ लिखा है जो अपन से नहीं आता है, तो दैट इज रियली नेगेटिव पॉइंट फॉर अस। ओके सो टेक्निकल क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए थे आपसे? ये पहले तो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए। Okay. उन्होंने डेटाबेस के बहुत से क्वेश्चंस पूछे थे। Okay. जितना मुझे याद है तो उन्होंने 12 से 14 क्वेश्चंस पूछे थे डेटाबेस के। ओके और जैसे मैं आंसर करता जा रहा था तो वो मेरे आंसर से ही नया क्वेश्चन बना लेते थे। ओके जो भी मैं बताता था उनको, अब इफ फॉर एग्जांपल मैं उनको नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ तो वो नॉर्मलाइजेशन के डीप में जा रहे थे। मतलब जो मैंने आंसर बताया उनको वो उसी में से मुझसे और डीप जाते जा रहे थे। ओके तो मींस डेटा क्रॉस क्वेश्चन। उन्होंने बहुत डीप नॉलेज लिया, बहुत डीप तक मेरे से क्वेश्चंस पूछे। या सो मैं अच्छा था एक्चुअली, आई कंसीडर माई सेल्फ गुड एट डेटाबेस। ओके सो मेरे से सिर्फ उस पर ज्वाइन का क्वेश्चन नहीं बना था, बाकी उस पर 12 से 14 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे तो मेरे से बन गए थे। ओके और एंड उसके बाद भी पाइथन डोमेन लैंग्वेज थी तो उन्होंने पाइथन में बहुत से क्वेश्चंस मुझसे पूछे ओके तो वो भी मेरे से बन गए थे। उन्होंने फाइबोनाची सीरीज का एक मुझसे कोड कराया था, ओके वो भी मेरे से बन गया था। ओके सो इट वेंट रियली नाइस। तो मैं कॉन्फिडेंट भी था कि आना चाहिए फाइनल लिस्ट में मेरा नाम, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। ओके और मैंने उसकी प्रिपरेशन के लिए एक्चुअली क्योंकि पाइथन मेरी डोमेन लैंग्वेज है और अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि मेरी पाइथन डोमेन लैंग्वेज है तो सामने वाला मेरे से एक्सपेक्ट करता है कि मेरे एडवांस लेवल की पाइथन आनी चाहिए। Okay. क्योंकि वो मेरी डोमेन लैंग्वेज है। ओके तो मैंने उसके लिए पाइथन के जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो मैंने 50 to 55 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे थे Okay. पूरे। तो मैं जब भी कोई इंटरव्यू में बैठता था ओके तो उसके पहले मैं पूरे 50 to 55 क्वेश्चंस पूरे रिवाइज कर लेता था पाइथन के सेम एज डेटाबेस। मैंने उसके डेटाबेस के साथ भी किया था। या तो मैं जनरली इसी तरीके से प्रिपेयर करता था फॉर एवरी इंटरव्यू। ओके सो डीएक्सी में आपका टीआर के बाद एचआर भी हुआ कि डायरेक्टली आपका सिलेक्शन का मेल आ गया? एक्चुअली टीआर एंड एचआर वाज इन वन राउंड ओनली। ओके that there is only one round of interview and that takes both TR as well as HR। तो कितने मिनट चला था ये HR में उन्होंने प्रोसेस? वही जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं कंपनी के, या तो वही उन्होंने पूछे थे। मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस पूछी थी। इट वाज अप्रॉक्स फॉर 40 मिनट्स एक्चुअली। ओके 30 to 40 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। तो उन्होंने टेक्निकल और HR दोनों एक इंटरव्यू में ही कंसीडर कर लिया था। ओके सो आफ्टर दैट आपको सिलेक्शन का मेल आ गया? Yes, actually, after that, we waited for approx 15 to 20 days, Okay. and after that, DXC sent the list of approx 188 or 189 students to the college या for selecting them. To it's a huge number actually, Yeah. so 188 or 189 students were selected for the DXC. ओके सो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितने महीने का था? It went actually not more than 1.5 month. ओके इट वेंट एक महीने में हो गया था लगभग सब कुछ। ओके ये था आपका प्रोसेस। आपने कई कंपनियां क्रैक की, तो थोड़ा सा एक रोड मैप के बारे में बताइए। कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है जीरो लेवल से, सो कैसे इन चीजों को प्रिपेयर करे और आफ्टर दैट जो है एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करे? देखो जितना मेरे एक्सपीरियंस है तो बहुत से लोग पहले
एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल की प्रिपरेशन में लगते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि एप्टी, रीजनिंग, वर्बल की जो प्रिपरेशन होती है उसको थोड़ा साइड में रख के अगर टेक्निकल जो प्रिपरेशन होती है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके क्योंकि एप्टी, रीजनिंग जो वर्बल होता है वो बाद में जब अपना एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम हो ही जाता है लगभग, उतनी प्रॉब्लम जाती नहीं है एप्टी, रीजनिंग, वर्बल में। ओके तो बट जहाँ पे लोग मिस करते हैं, स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिस करते हैं, जहाँ पे मैंने एक्चुअली मिस किया हुआ है, तो वो है टेक्निकल पार्ट। ओके तो मेरे ख्याल से जिसको कोई भी हो जो भी अपनी डोमेन लैंग्वेज बता रहा है, ओके सपोज पाइथन को, ओके तो अगर आप पाइथन को अपनी डोमेन लैंग्वेज बता रहे हो तो आप पाइथन में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे 95% क्वेश्चन बनने चाहिए। ओके चाहे वो एडवांस से पूछ ले, क्योंकि वो डोमेन लैंग्वेज है, वो आपसे सामने वाला इतना एक्सपेक्ट करेगा ऑब्वियसली या कि आपकी डोमेन लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपसे बने। और जो सेकेंडरी थिंग है वो DBMS है। ओके DBMS इज अ मेन पार्ट फॉर इंटरव्यू, क्योंकि डोमेन लैंग्वेज के साथ अगर कोई चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है वो है DBMS। ओके तो DBMS बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे वो थ्योरी वाला पार्ट हो, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट भी बहुत पूछा जाता है, और उसकी क्वेरीज जो होती है, उसके जो कमांड्स होते हैं, या तो ये सब भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका ये दोनों चीज़ प्रिपेयर है तो आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट रहोगे। या तो अकॉर्डिंग टू मी आपको टेक्निकल पार्ट में पहले ध्यान देना चाहिए, जो CP होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी वो कभी कभी इंटरव्यू में लोग कोड करा लेते हैं, इंटरव्यूअर जो होते हैं, या तो आपसे वो भी अच्छे से आना चाहिए। और जो मेन पार्ट मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए, तो वो दो चीज़ है, एक आपका टेक्निकल नॉलेज और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रहता है तो नो डाउट इंटरव्यू में अगर आपसे कुछ नहीं भी बनता है, या और अगर आपका कॉन्फिडेंस है आपके पास, तो अगर आपसे कुछ नहीं भी बनना है तो आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। या तो मेरे ख्याल से आपको पहले अपनी टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, फिर एप्टी, वर्बल, रीजनिंग तो हो जाता है। ओके सो थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। आपका प्रोजेक्ट आपने अगर आपने बनाया था तो इंटरव्यू में कितना इफेक्ट पड़ा? अगर कोई बिगिनर इसको जो है क्रिएट कर रहा है प्रोजेक्ट, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट होना है जिससे उसको जो है इंटरव्यू पे इम्प्रेस कर पाए? प्रोजेक्ट जो होते हैं, जितना भी मैंने अपने आखिरी के 1-2 सालों में देखा है कॉलेज लाइफ में, तो बहुत जो लोग होते हैं वो नॉर्मली लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और या होटल स्टूडेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट? सिस्टम, तो या हाँ, तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोजेक्ट है अब वर्क नहीं करते हैं, या क्योंकि सबको पता है कि ये कहीं से भी आप उठा के ला सकते हो, रिज्यूमे में लिख सकते हो, यस यस और अगर आपने खुद भी बनाया है तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, या क्योंकि इंटरव्यू को भी पता है कि वो इजीली बन जाना है, उतना आपने बस फॉर्मेलिटी करने के लिए बना लिया है। तो आपके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए, इवन एटलीस्ट एक चीज़ ऐसी कोई इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जिसका नाम सुन के इंटरव्यूअर के मन में थोड़ा क्यूरियोसिटी आए कि मैं उससे और पूछूं कि ये आखिर है क्या ये या project। यूनिक तो थिंग्स। आपके प्रोजेक्ट में कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इंटरव्यूअर का ध्यान खींच सके। या तो जो मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैं जो मेरे मेन 2 प्रोजेक्ट थे, जिसमें से एक था मेरा AI स्मार्ट नोटपैड था, स्मार्ट नोटपैड विद स्पीच रिकॉग्निशन था, या और जो दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा वो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का था। ओके तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था स्मार्ट नोटपैड विद स्पीच रिकॉग्निशन, तो ये मैंने भोपाल में एक कोचिंग ली हुई थी प्रोजेक्ट की, तो एक्चुअली उनके गाइडेंस से बनाया हुआ था, ओके क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था। ओके तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था एक्चुअली, बिल्कुल वर्किंग नोटपैड बनाया था मैंने। ओके इवन जो नोटपैड होता है ट्रेडिशनली उससे भी एडवांस वर्जन था, ओके कुछ नए फीचर्स ऐड किए, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन ऐड किया था। ओके तो मैंने पाइथन के थ्रू बनाया था, तो या मुझे वो कुछ पता भी चला कि कैसे बनाया जा सकता है ऐसे प्रोजेक्ट, ओके स्पीच रिकॉग्निशन कैसे होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रोजेक्ट खुद बनाते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती हैं उससे। ओके तो मेरे ख्याल से आप खुद बनाना चाहिए प्रोजेक्ट, इंस्टेड कहीं से आप लिख लो, तो वो बेटर नहीं होता है, ओके आनंद क्योंकि वो आपने उस टाइम के लिए या तो अच्छा हो जाएगा। आनंद आपने कोई फ्रेमवर्क भी किया था पाइथन से थे, जेंगो किया या फ्लास्क? जेंगो मैंने बेसिक किया हुआ था, बट कॉन्फिडेंट नहीं हुआ जेंगो में, ओके क्योंकि मैं
मैं प्रेफर किया था उस टाइम जब मैंने जेंगो सीखना स्टार्ट किया था, ओके तो मैंने 1 महीने उस पर वर्क किया था। ओके तो बेसिक में से आता है जेंगो, ओके बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अभी मेरा बेसिक उतना क्लियर नहीं था एडवांस का। पाइथन का एडवांस में से उतना थोड़ा वीक था या और डेटा स्ट्रक्चर्स में नहीं हुए थे। ओके तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ था कि मैं जेंगो छोड़ के अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दूंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया था। पूरा बेसिक आता है मुझे जेंगो, बट जितना मुझे पता है तो इंटरव्यू इस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं देता है, बट आपके प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा अगर आप कर लोगे। जो है आपने जो है मोस्टली जो है सारी सर्विस बेस्ड कंपनियां क्रैक करी हैं। थोड़ा सा डीएस का रोल बताइए। ये कोई मिड लेवल बंदा जो है प्रिपेयर कर रहा है बट डीएस का टेंशन रहता है, थोड़ा सा बताइए इन कंपनियों में जो है डीएस का रोल कितना रहता है। जितना कि मैंने अपने थ्रू आउट इंटरव्यू प्रोसेस और जितनी भी कंपनीज में देखा हुआ है, ओके तो सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होती हैं वो डीएस पे उतना फोकस नहीं करती हैं, या क्योंकि एक्चुअली वो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे उतनी हाई नहीं रहती है। या तो वो जनरली आपसे जितना अगर सर्विस बेस्ड के लिए आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो ओके तो जितना मेरा आइडिया है तो आपको क्यू और 3 तक आना चाहिए। ओके अगर आपसे ग्राफ नहीं आ रहा है, अगर आपसे हीट नहीं आ रही है तो नॉट अ बिग डील, ओके लेकिन आपसे एटलीस्ट क्यू तक आना चाहिए। क्यू तक आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओके। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन का वेटेज बताइए। आपके इंटरव्यू अगर आपने दिया है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में बताइए, क्या सीन रहता है। यूवी मतलब इंग्लिश या कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक्चुअली जब आप जब वो आंसर पूछते हैं तो कम्युनिकेशन मतलब आपको ऐसा लगना, मतलब इंटरव्यू जब मेरा पहला इंटरव्यू था या तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा पैनिक था क्योंकि पहला इंटरव्यू था। या तो जब मैं उनके आंसर भी दे रहा था, आंसर मुझे पता भी थे, फिर भी मैं थोड़ा पैनिक कर रहा था। या तो कम्युनिकेशन आपको मतलब ऐसे सही रहता है कि जैसे आप जब 1-2 इंटरव्यू दे लोगे तो बहुत आपके हैबिट में आ जाता है, नॉर्मली हो जाता है आपके लिए। ओके तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ बिग डील, और वो जो सामने इंटरव्यूअर होता है वो आपको खुद इतना रिलैक्स कर देता है कि आप बहुत इजीली उसके आंसर दे सकते हो। और कभी कभी क्या होता है एचआर इंटरव्यू में कि वो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाने का ट्राई करते हैं, देखते हैं आप कितना वेल परफॉर्म कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है जब हम प्रेशर में आ जाते हैं तो कम्युनिकेशन बिगड़ जाती है। हमको आंसर पता होता है फिर भी हम बोल नहीं पाते। या तो मेरे ख्याल से तो बहुत इजी, बहुत काम होके इंटरव्यू देना चाहिए। ओके तो क्योंकि अगर आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो इंटरव्यूअर को तो उसको यही लगेगा कि आपसे अच्छे से आता नहीं है, या भले ही आपसे अच्छे से आता हो। या तो इसलिए बहुत इजी वे में उनको रखना चाहिए आपको सामने, जिससे उनको साफ साफ समझ में आए। और मेरे ख्याल से अगर आपसे किसी चीज़ का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करो उसको बोलने का, ओके बट ऐसा मत करो कि सामने वाले को इंटरव्यू को ये लगे कि आप उसको गलत आंसर बताना चाह रहे हो, या टालना चाह रहे हो क्वेश्चन को। तो अगर आपसे नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं आपसे सारे क्वेश्चन के आंसर बने। या तो अगर आपसे कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा ट्राई करो सोचने का, शायद आपसे बन जाए। और फिर भी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हो इंटरव्यूअर को कि सर मेरे से अभी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आंसर, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के बाद मुझे इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो इंटरव्यूअर भी माइंड नहीं करेगा ज़्यादा। ओके। सो एनी लास्ट टिप्स जो आप देना चाहो अपने जूनियर के लिए। मेरे ख्याल से तो जितना मैं सजेस्ट करना चाहूँगा तो यही है कि लास्ट के लिए ना बैठे प्रिपरेशन करने के लिए। ओके क्योंकि अगर हम लास्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं तो ये होता है कि वो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं प्रिपेयर करने के लिए कि हम बहुत प्रेशर में जाते हैं, बहुत टेंशन में जाते हैं कि अब क्या क्या प्रिपेयर करें। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 3rd ईयर की स्टार्टिंग से तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने भी क्योंकि 2nd ईयर से कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके तो जब मैं लास्ट में कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए उतना प्रेशर नहीं था, टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे आती है। तो मैं बाकी चीज़ों पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाया था, ध्यान दे पाया था। तो सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप थोड़ा पहले से अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे
तो आखिरी में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे प्रिपेयर करने के लिए। सो ये थे आनंद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल आनंद। अगर आप इन फ्यूचर आप और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे तो जरूर हम बुलाएंगे फिर से। सो थैंक यू फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल। ये एक्चुअली बहुत अच्छा काम है क्योंकि मुझे जब खुद इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने होते तो मैं खुद यूट्यूब में सर्च करता था कि इंटरव्यू देने से पहले एक बार मैं सर्च कर लूँ कौन से कैसे होता है इंटरव्यू। तो बाकी लोग भी, और उसमें से क्या होता था कभी कभी कुछ कंपनीज का नहीं मिल पाता था। तो अगर आप ये कर रहे हो कि यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के डाल पा रहे हो तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा काम है। ये बहुत, आई होप ये बहुत हेल्प करेगा लोगों को। ओके